अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन विद गुड हेल्थ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम हियर विद माय न्यू लेक्चर ऑफ ग्रेड फर्स्ट ईयर। आज हम फर्स्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 में से, और देखेंगे कि एग्जाम में कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस किस किस तरह से आने के चांसेस हैं। तो हमारे पास जो चैप्टर 2 है दैट इज बेसिकली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, और ये बेसिकली इसमें तकरीबन सारी की सारी बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है। और अमूमन ये होता है कि बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन ये है कि दरअसल इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो समझ आ जाएं तो ये चैप्टर यकीनन मुश्किल नहीं है। इसमें हमारे पास सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज लिविंग सिस्टम्स के अंदर अगर हम बात करें तो कार्बन की हैसियत जो है वो एक बैकबोन की सी है। तो उसकी क्या वजह है? हम ये कहते हैं कि बिकॉज कार्बन इज टेट्रावेलेंट। हम ये कहते हैं कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन के अंदर 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत मौजूद होती है, जिसकी वजह से हमें लिविंग सिस्टम जितने भी हैं वहां पे कार्बन जरूर मिलता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर जो बेसिक एलिमेंट है वो कार्बन है। चाहे आप प्रोटीन को देख लें, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट को देख लें, चाहे आप लिपिड को देख लें, या चाहे आप न्यूक्लिक एसिड्स को भी देख लें, तो कार्बन जो है वो उसके अंदर आपको लाजमी मिलता है। फिर इसके अलावा हम ये कहते हैं कि कार्बन के अंदर डाइवर्स स्ट्रक्चर बनाने की सलाहियत मौजूद है। लीनियर चेन भी ये बना सकता है, रिंग शेप स्ट्रक्चर भी बना सकता है, और हम ये कहते हैं कि ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर भी बना सकता है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वाटर के बगैर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वजूद का कोई तस्वर नहीं है। क्योंकि अगर प्रोटोप्लाज्म की हम बात करें, प्रोटोप्लाज्म की, तो 60 to 80% जो है वो प्रोटोप्लाज्म में क्या मौजूद है? प्रोटोप्लाज्म में वाटर मौजूद है। प्रोटोप्लाज्म में वाटर मौजूद है। अब हम देखते हैं कि वाटर की इतनी अहमियत क्यों है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो हम ये कहते हैं कि वाटर में सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, और सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज जो है वो वाटर की किस वजह से हैं? हम ये कहते हैं कि इसकी पोलर नेचर की वजह से। वाटर जो है वो हमारे पास H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो सकता है, 2 पोल्स बना सकता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि पोलर सॉल्वेंट होने की हैसियत से कि बहुत सारी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा होता है। फिर हम कहते हैं कि हीट कैपेसिटी, वाटर जो है इसकी ये कैपेबिलिटी है कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है, मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब कर सकता है विद मिनिमम चेंज इन इट्स ओन टेम्परेचर। अपने टेम्परेचर में कम से कम तब्दीली के साथ ये मैक्सिमम हीट या टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ये क्यों कर रहा होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम ये कहते हैं कि हीट कैपेसिटी वाटर की किस वजह से है? ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। नेक्स्ट हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाटर जो है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होने की सलाहियत रखता है। वाटर हमारे पास जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जिसकी एग्जांपल हमें आइस की सूरत में मिलती है। वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता ही है, इसके अलावा वेपोराइज स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। वेपर्स का क्या बेनिफिट है? हम ये कहते हैं कि ये लिविंग सिस्टम्स के अंदर जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, वाटर की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, यानी उनकी लिक्विड से वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होने की जो सलाहियत है, ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। कूलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट हम कहते हैं, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, आयोनाइजेशन। वाटर जो है वो H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट होने की सलाहियत रखते हैं। ये जो वाटर की आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी है ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर अपना रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, ठीक है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है उसमें हमारे पास जो वाटर की आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी है ये बड़ी मैटर कर रही होती है। फिर हम कहते हैं कि वाटर जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये एक कशन के तौर पे काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है।
हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचाता है। जिस तरह जो हमारा ब्रेन है वो बेसिकली वाटर फील्ड कैविटीज होती हैं जिनको वेंट्रिकल्स कहते हैं, तो कोई भी शॉक हमें लगता है तो उस केस में ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो वाटर जो है वो हमारे पास कशन के तौर पे काम करता है, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि शॉक एब्जॉर्बेंस भी प्रोवाइड करता है। ये हमारे पास जो है वो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट में हम अगर बात करें तो ज्यादा चांसेस हैं मोनोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के। मोनोसैकेराइड्स हमारे पास सिंपल शुगर हैं, दे आर स्वीट इन टेस्ट, फिर हम ये कहते हैं कि दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, फिर हम कहते हैं कि उसमें जो कॉमन मोनोसैकेराइड्स हैं वो हमारे पास हेक्सोजेस हैं और पेंटोसेस हैं। पेंटोज और हेक्सोज को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं या सॉल्यूशन फॉर्म में है तो वो रिंग शेप स्ट्रक्चर बनाने की कैपेबिलिटी रखती हैं। 5 कार्बन जो रिंग है उसको हम कहते हैं राइबोफ्यूरानोज और जो 6 कार्बन रिंग है उसको हम कहते हैं ग्लूकोपाइरानोज। तो ये मोनोसैकेराइड की डिस्क्रिप्शन भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट वन हमारे पास है पॉलीसैकेराइड। बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं। पॉलीसैकेराइड जो है वो टेस्टलेस होते हैं। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स मजीद आ जाती हैं डिस्क्रिप्शन में वो हमारे पास है स्टार्च, जो कि प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में होते हैं। इसी तरह एनिमल्स में जब हम बात करते हैं तो ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में होते हैं। और इसी तरह प्लांट्स की या एल्गल सेल वॉल के अंदर जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो सेलुलोज की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारे पास 3 जो पॉलीसैकेराइड्स हैं ये आपने डिटेल से डिस्कस करने हैं इस क्वेश्चन में। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट लिपिड्स। लिपिड्स में हमारे पास जो क्वेश्चन आ सकता है जो ज्यादा इस दफा आने के चांसेस हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। इसमें हमारे पास कोई से लिपिड्स के 2 ग्रुप्स आ जाएंगे जिसकी डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी होगी। एसाइल ग्लिसरॉल की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि इसमें आपके पास क्या मौजूद होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये दोनों मिलके आपके पास एसाइल ग्लिसरॉल। हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि दे आर मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स से बनी होती हैं। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि इसमें हमारे पास प्लस फैटी एसिड्स भी मौजूद हैं। फैटी एसिड्स के अलावा जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ग्लिसरॉल भी मौजूद है। ग्लिसरॉल के साथ साथ हम जब इनकी बात करते हैं बेसिस की तो यहाँ पर कुछ कीटोनिक ग्रुप्स भी मौजूद होते हैं, कीटोन। फॉस्फोलिपिड्स की अगर हम बात करें तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। इसमें हम ये कहते हैं कि आपके पास ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड प्लस फॉस्फोरिक एसिड के साथ साथ हमारे पास यहां पर कोई नाइट्रोजीनियस बेस भी मौजूद होती है। नाइट्रोजीनियस बेसिस हमारे पास यहां पे कौन कौन सी होती हैं, हम ये कहते हैं कि कोलिन, एथेनॉल अमाइन और सीरीन। ये हमारे पास जो है वो क्या है, दीज आर दी नाइट्रोजीनियस बेसिस विच आर प्रेजेंट इन फॉस्फोलिपिड्स। और हमारे पास जो है वो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा होता है फॉस्फेटिडिक एसिड का। नाइट्रोजीनियस बेस को अगर फॉस्फोलिपिड से रिमूव कर दिया जाए तो हमारे पास जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कहेंगे फॉस्फेटिडिक एसिड। इसी तरह टर्पेनॉइड्स की अगर हम बात करें तो दे आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, और इनकी यूनिट्स जो है ना उनको हम क्या कहते हैं, आइसोप्रीनॉइड यूनिट जो है वो टर्पेनॉइड्स के मोनोमर्स हैं, ठीक है। आइसोप्रीनॉइड यूनिट से मिलके ही आपके पास जो है वो टर्पेनॉइड्स बनते हैं। और जब हम डिफरेंट आइसोप्रीनॉइड यूनिट को आपस में मिलाते हैं तो इसमें डिफरेंट कंपाउंड हमारे पास बनते हैं, जिस तरह रबड़ है, कैरोटीनॉइड है, और इस तरह के डिफरेंट कंपाउंड हमारे पास बनते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन आता है। प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल और हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसमें हमारे पास जो ज्यादा आने के चांसेस हैं वो इसका स्ट्रक्चर और इसकी क्लासिफिकेशन है। अगर हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वो दो तरह की प्रोटीन आ जाती हैं। एक हमारे पास जो है वो फिब्रस प्रोटीन है और सेकंड वन हमारे पास जो है वो है ग्लोब्यूलर, सेकंड वन हमारे पास है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इसी तरह हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स हमारे पास प्रोटीन के केस में मौजूद हैं। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, एक हमारे पास जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ये 4 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स जो है वो हमारे प्रोटीन के केस में मौजूद हैं। इसी तरह हम डीएनए की बात करें तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसने डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। तो ये पॉइंट अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो यकीनन ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो इसको अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपने इसकी डायग्राम भी बनानी है, डायग्रामेटिकली आपने जो है वो एग्जामिनर को ये चीज शो करवानी है कि आपको इस टॉपिक की कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास मौजूद है। नेक्स्ट वन हमारे पास जो 7th क्वेश्चन आता है दैट इज आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम ये कहते हैं कि आरएनए बेसिकली डीएनए से ही बनता है। डीएनए और आरएनए में कुछ बुनियादी फर्क हैं। अगर हम इनके फर्क की बात करें तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए जो है वो आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड है। नाइट्रोजनियस बेस का फर्क आ रहा होता है। डीएनए में नाइट्रोजनियस बेसिस हैं हमारे पास एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन। आरएनए में 3 नाइट्रोजनियस बेसिस तो सेम है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और फोर्थ वन जो आरएनए के अंदर नाइट्रोजनियस बेस है वो है यूरेसिल। तो ये टाइप्स जो इसकी आपने करनी है, आरएनए की जो टाइप्स बुक में दी हुई है वो है मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ये डिफरेंट टाइप के आरएनए आपके पास मौजूद हैं। मैसेंजर आरएनए जो डीएनए से न्यूली सिंथेसाइज होता है उसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए हम ये कहते हैं कि जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को पिक करे, ठीक है, और उसके पास एक स्पेसिफिक एंटीकोडॉन मौजूद होता है जो कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर जाके उसके कोडॉन के अकॉर्डिंगली बाइंड करता है और अमाइनो एसिड को राइबोसोमल आरएनए के ऊपर प्लेस कर देता है। प्रोटीन की जो फॉर्मेशन हो रही होती है वो कहां हो रही होती है, राइबोसोमल आरएनए इसके अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। अगर हम क्वांटिटी के एतबार से बात करें तो राइबोसोमल आरएनए जो है वो अपनी क्वांटिटी के एतबार से मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए से कहीं ज्यादा है। तो ये टोटल 7 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, 7 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं चैप्टर नंबर 2 से। इनकी स्लाइड से डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने आपके सामने जो है वो स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपको ये डिस्क्रिप्शन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो बोर्ड पे अब आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू तकरीबन हर क्वेश्चन का हम लेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई की अगर हम बात करें तो इस काफी ज्यादा ये डाइवर्स ग्रुप है। इसके अपने जो है वो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से फंजाई को जो है वो अलग फाइलम में प्लेस किया गया है। फंजाई के अगर न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फंजाई जो है वो हमारे पास क्या है, दे आर बेसिकली हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स नहीं है। इसी फीचर की वजह से इनको प्लांट किंगडम में प्लेस नहीं किया गया। ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब ये है कि ये बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं अपने हाइफल नेटवर्क की मदद से। चीज को डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं, इस वजह से इनको एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। इनमें हमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं ये सेप्रोट्रॉफ्स हैं। सेप्रोट्रॉफ्स का मतलब ये है कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। इनमें से बहुत सारे फंजाई जो है वो हमें पैरासाइट्स के तौर पे भी नजर आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपने होस्ट पे डिपेंडेंट है फूड और शेल्टर के लिए भी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रीडेटरी मोड भी फंजाई के अंदर हमें देखने को मिलता है। प्रीडेशन बेसिकली ये किसकी करते हैं, ये हमारे पास प्रीडेशन करते हैं मोस्टली नेमाटोड्स की। और हम ये कहते हैं कि क्यों प्रीडेशन क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। ठीक है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को
फुलफिल करने के लिए इनमें हमें प्रीडेटरी मोड देखने को मिलता है। सेकंड जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन फंजाई। फंजाई में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमें देखने को मिलती है दैट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म हम एक ऐसी टाइप ऑफ एसोसिएशन को कहते हैं जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए फायदेमंद साबित हों। तो हम ये कहते हैं कि एक लाइकन है, दूसरा माइकोराइजा है। लाइकन के लिए हम ये कहते हैं कि इट इज द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई प्लस एल्गी। फंजाई और एल्गी के दरमियान जो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है उसको हम लाइकन कहते हैं। माइकोराइजा हम कहते हैं कि फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स की रूट्स और फंजाई के दरमियान जो एसोसिएशन है उसको हम माइकोराइजा कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिप्रोडक्शन इन फंजाई है। फंजाई के अंदर जो है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हमें देखने को मिलती है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली जिसमें हाइफी का जो कंटेंट है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाता है। कैरियोगेमी हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई को, और प्लाज्मोगेमी जो है वो हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म को। ठीक है, जिस तरह बैक्टीरिया में हमें कंजुगेशन देखने को मिलती है तो यहाँ भी एक तरह की जो है वो हमें कंजुगेशन देखने को मिल रही है। कोई वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फंजाई में कॉमन है। कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे पास स्पोर्स, कोनिडिया और स्पोर्स में थोड़ा सा फर्क है। कोनिडिया जो है वो स्पेशल हाइफी होते हैं जिनको हम कहते हैं कोनिडियोफोर्स, उनके टिप पे प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजियम, ठीक है, जिसके अंदर ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। फ्रेगमेंटेशन, फंजाई की जो हाइफी है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और हर फ्रेगमेंट हमारे पास न्यू फंजाई या न्यू हाइफी डेवलप कर रहा होता है। बडिंग जो है दैट इज पर्टिकुलरली कॉमन इन यीस्ट, ठीक है, यीस्ट में ये कॉमन है। और बडिंग में हम ये कहते हैं कि यीस्ट की बॉडी में एक आउटग्रोथ निकल आता है। ये जो है इसको हम कहते हैं बड। ये बड जब पेरेंटल बॉडी से अलग होता है तो हमें एक न्यू यीस्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारे पास आता है फाइलम जाइगोमाइकोटा। फंजाई के हमारे पास 4 फाइलम हैं। जाइगोमाइकोटा है, एस्कोमाइकोटा है, बेसिडियोमाइकोटा है और ड्यूटेरोमाइकोटा है। जाइगोमाइकोटा जो है इसको कंजुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। एस्कोमाइकोटा जो है इसको हम सेक फंजाई भी कहते हैं, और जो बेसिडियोमाइकोटा है उसको क्लब फंजाई कहते हैं, और ड्यूटेरोमाइकोटा को हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं क्योंकि उसमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलती। ये बात यहाँ पे माइंड में रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें जाइगोमाइकोटा में देखने को मिलती है, एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा में, जबकि जो ड्यूटेरोमाइकोटा है उसमें किसी किस्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलती। जाइगोमाइकोटा में जो हमारे पास राइजोपस है जिसको हम ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, इसका लाइफ साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिडियोमाइकोटा की अगर हम बात करें तो उसमें स्मट का लाइफ साइकिल है जिसको हम कहते हैं अस्टिलागोट्राइटिकी, ठीक है, अस्टिलागो, ठीक है, स्मट। ये बेसिकली जो वीट है उसको ये इन्फेक्ट करता है। ये पूरा एक लाइफ साइकिल है, इसको आपने एक्सप्लेन भी करना है और इसके साथ साथ आपने इसको ड्रॉ भी करना है। लैंड एडेप्टेशन ऑफ फंजाई, हम ये कहते हैं कि फंजाई जो है लैंड के ऊपर एक सक्सेसफुल ग्रुप क्यों है। हम ये कहते हैं कि ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को भी टॉलरेट कर सकते हैं। तो उसकी वजह क्या है? एक तो इसकी सेल वॉल मौजूद है। हम ये कहते हैं कि ये इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है। सबसे ज्यादा टफ सेल वॉल जो है वो फंजाई की है। काइटिन एक बहुत टफ स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि इनके स्पोर्स जो है ना, वो पहली बात तो ये है कि स्पोर्स में मियोसिस का प्रोसेस होता है। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आ रही होती है जो कि इनको सर्वाइवल में हेल्प आउट करती है। और स्पोर्स जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं और विंड की डिस्पर्सल की वजह से हमारे पास जो है वो फंजाई काफी ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। जब इनको सूटेबल टेम्परेचर या सूटेबल मॉइस्चर मिलता है तो ये जल्दी ग्रो करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से फंजाई जो है एक सक्सेसफुल ग्रुप है
लैंड ऑर्गेनिजम्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक गेन्स की और इकोनॉमिक लॉसेस की। फंजाई की वजह से हमें कुछ फवायद भी हैं और कुछ हमें जो है वो नुकसानात भी हैं। फवायद की अगर हम बात करें तो फंजाई से एंटीबायोटिक्स हम ले सकते हैं, बहुत सारे हमारी डेली लाइफ में फूड के तौर पे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे बहुत सारी जो है वो मेडिसिन हम बना सकते हैं, फटर के तौर पे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इकोनॉमिक लॉसेस की बात करें तो इनसे बहुत सारी प्लांट्स में बीमारियां जो है वो आती हैं, जिसकी वजह से फ्रूट क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, हमारी जो है वेजिटेबल क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और इसके अलावा एनिमल्स में भी ये बहुत सारी डिजीजेस का सबब बनते हैं। तो ये इकोनॉमिक गेन्स और इकोनॉमिक लॉसेस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बात की जाए तो। जी स्टूडेंट्स, तो तकरीबन 8 लॉन्ग क्वेश्चन हमने चैप्टर 8 से डिस्कस किए हैं ओवरव्यू के साथ। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और अपने कम्युनिटी फेलोज में जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स नहीं हैं, सबके साथ आपने चैनल का लिंक जो है वो शेयर करना है, ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतल्लिक जो अवेयरनेस है वो अपने कम्युनिटी में स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।